Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers and students. Welcome to my YouTube channel. ये सीरीज आपको पता है एंट्री टेस्ट लेक्चर सीरीज है, तो इसमें आज हम थर्मोडायनामिक्स और हीट एंड टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर जो है वो होगा इन पॉइंट्स के ऊपर, जो पॉइंट्स आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर शो हैं। तो वो पॉइंट सबसे पहले है हीट। हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब थ्योरी को डिस्कस करेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे। फिर हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। उसके बाद हम स्केल्स को कन्वर्ट करेंगे। टेम्परेचर जो स्केल्स होती हैं वो आपस में कन्वर्जन होती हैं, तो उसकी कन्वर्जन को देखेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा वो इंटरनल एनर्जी है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वर्क इन थर्मोडायनामिक्स। तो मेरा थर्मोडायनामिक्स में फर्स्ट लेक्चर होगा इन टॉपिक्स के मुतालिक, और जो मैं सेकंड लेक्चर अपलोड करूंगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जो है वो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। ठीक है, उसके मुख्तलिफ प्रोसेस होंगे तो वो कंप्लीट करेंगे, और इसका आखिरी जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपके पास्ट पेपर ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करूंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हम जो है वो फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है हीट। जी डियर व्यूवर्स, तो ये रहा हीट, और उसकी जो सिंबल होती है हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, जिसको हम कैपिटल क्यू के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, हीट के मुतल्लिक जो पुरानी थ्योरीज थी उन थ्योरीज पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे, वो मैं कभी लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। लेकिन ये एंट्री टेस्ट लेक्चर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करनी है। जी, हीट क्या होता है? हीट एक मेथड होता है, ठीक है, एक तरीका होता है। जिस तरीके में क्या होता है, जिस तरीके में थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है। जिस मेथड में क्या होता है, थर्मल एनर्जी किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है, और वो कहां से कहां ट्रांसफर होती है? फ्रॉम एच टी टू एल टी। एच टी का क्या मतलब है? हायर टेम्परेचर। और एल टी का क्या मतलब है? लोअर टेम्परेचर। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ लास्ट में। देखिए, मेरे पास कोई भी दो सिस्टम है, एक ये सिस्टम है, सिस्टम को हम ए नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और सिस्टम है, और इस सिस्टम को हम बी का नाम दे देते हैं। इस ए सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस है। बी सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो है लेट्स सपोज 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। अब हीट कहाँ से ट्रांसफर होगी? फ्रॉम ए टू बी, वो ए से बी की तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये दरहकीकत थर्मल एनर्जी होती है सिस्टम की, जो ट्रांसफर होती है कहाँ से? हायर टेम्परेचर्स टू लो टेम्परेचर से। और ये जो थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर होता है जिस तरीके से होता है, उस मेथड को हम क्या कहते हैं? हीट का नाम दे देते हैं। उसके बाद इसकी दूसरी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखी है कि भाई जो हीट है वो दरहकीकत टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की। यानी कि एक सिस्टम के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है, उस टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं? हीट नाम दे देते हैं। जैसे ये सिस्टम ए है, तो ये कुछ एटम्स का बना हुआ है, कुछ मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है जो इसके अंदर है, जिसका कोई ना कोई गिवन टेम्परेचर है। तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हीट कह देते हैं। उसके बाद थर्ड इसकी पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखी है, जो बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स के मुतालिक। याद रखिएगा कि जो हीट डिपेंड करती है वो किस पर डिपेंड करती है? चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इसको नोट कर लें, ये एमसीक्यूज है। मैंने बहुत मरतबा देखा है मुख्तलिफ टेस्टों में कि जो हीट है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, आप कहेंगे चेंज इन टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है कि हीट जब हम किसी सिस्टम को देंगे तो उस हीट को हम पॉजिटिव क्यू का नाम देते हैं। यानी किसी भी सिस्टम को अगर आप हीट दे देंगे, हीट इन, ठीक है, तो उसको आप पॉजिटिव क्यू कहेंगे। और अब किसी भी सिस्टम से हम हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो उसको हम नेगेटिव क्यू का नाम दे देते हैं। जैसे मैं आपको सिंपली बता दूं कि मेरे पास ये एक सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम में मैं नंबर ऑफ एरोज को शो कर देता हूँ। ये एक सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, जब मैं सिस्टम की बात करूं थर्मोडायनामिक्स के अंदर, तो आपके जहन में आना चाहिए कि मैं किसी गैस की बात कर रहा हूं, या कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन ज्यादातर हम यहाँ पर गैसेस को डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो हम गैसेस की भी कंडीशन को ले सकते हैं। यहाँ पर मैं एक एरो शो कर देता हूँ जो सिस्टम के अंदर की तरफ जा रहा है, यहाँ से एरो शो कर देता हूँ जो सिस्टम की बाहर की तरफ जा रहा है। अब ये जो स्टार्टिंग में मैंने एरो दिया है, ये अगर हीट को शो कर रहा है तो आप इसको पॉजिटिव क्यू कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर दाखिल हो रहा है। जब कोई चीज सिस्टम के अंदर दाखिल हो और सिस्टम एक्सपेंड हो तो उन्हें हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। और ये जो चीज है ये सिस्टम से बाहर की तरफ जा रही है, तो इसको आप क्या कहेंगे? नेगेटिव क्यू का नाम दे देंगे। तो पॉजिटिव क्यू, नेगेटिव क्यू का कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। उसके बाद हीट के यूनिट्स हैं, और इसका जो यूनिट है एसआई यूनिट हीट का, वो जूल है, क्योंकि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक मेथड होता है
ठीक है, ट्रांसफर एनर्जी करने के लिए। तो इसका जो यूनिट है वो जूल है, और जूल किसके बराबर होता है ये आप पढ़ चुके हैं, ये मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं इसको मीटर स्क्वायर कर देता हूँ। तो जूल किसके बराबर है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलता है इस फार्मूला से, न्यूटन इंटू मीटर थ्रू द फार्मूला ऑफ वर्क डन, वर्क डन के फार्मूला से मिलता है। आप इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके और भी एक यूनिट्स हैं, तो वो भी मैं आपके लिए क्लियर करना चाहूँ कि इसका एक और यूनिट है कैलोरीज। ठीक है, तो वो ध्यान में रखिएगा कि एक कैलोरी के अंदर 4.18 जूल्स होते हैं। एक कैलोरी के अंदर 4.18 जूल्स होते हैं। इसका एक और यूनिट भी होता है जिसको हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट का नाम देते हैं, और ब्रिटिश थर्मल यूनिट में भी याद कीजिएगा कि 1 BTU जो होता है, ठीक है, उसमें जो है 1055 जूल्स होते हैं। ठीक है, 1055 जूल्स होते हैं, और एक BTU के अंदर नंबर ऑफ कैलोरीज भी होती हैं, और नंबर ऑफ कैलोरीज कितनी होती है, नंबर ऑफ कैलोरीज होती है 252 कैलोरीज, तकरीबन 252 कैलोरीज आ जाती हैं एक BTU के अंदर। अच्छा, जूल्स में अगर कैलोरी देखना हो तो ये 4.18 इस साइड आ जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। मैं ज्यादा कन्वर्जन पर नहीं जा रहा, ये तीन यूनिट्स आपने याद करने हैं, कैलोरीज, जूल्स एंड BTU। इसका एक और भी यूनिट होता है जिसको हम इर्ग का नाम देते हैं, तो 1 जूल 10 पावर 7 इर्ग के बराबर है। तो ये छोटी सी आपने कन्वर्जन ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मेथड्स टू ट्रांसफर द हीट। भाई हीट जो है वो ट्रांसफर होती है, लेकिन उसको ट्रांसफर करने के क्या होते हैं, तरीके होते हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका होता है कंडक्शन। तो कंडक्शन की डेफिनेशन पर मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट देता जा रहा हूँ कि कंडक्शन जो होता है सबसे पहले वो हमारे पास किसमें होता है, वो हमारे पास होता है सॉलिड्स। कंडक्शन ऑकर्स इन सॉलिड्स, जो कंडक्शन है वो सॉलिड में आकर करता है, और इसमें जो हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है वो दर हकीकत कोलिजन्स की वजह से होती है, जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक सॉलिड की रॉड बनाता हूँ, ठीक है, मुझे ये बताया कि सॉलिड के जो एटम्स हैं वो क्या हैं, वो टाइटली पैक्ड हैं। ठीक है, अगर किसी एक एटम को हीट एनर्जी मिलेगी, हीट मिलेगी, तो वो एक्साइटेड होगा, है ना, वाइब्रेट करेगा, तो नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा, अपनी हीट नेबरिंग मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा, फिर नेबरिंग मॉलिक्यूल थर्ड वन मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा। तो ऐसे ही हीट ट्रांसफर होती जाएगी इन सॉलिड। तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, कंडक्शन का नाम दे देते हैं। इसी तरीके के साथ देयर इज अनदर मेथड टू ट्रांसफर द हीट कॉल्ड कन्वेक्शन। इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हमारे पास कोई भी एक बर्तन है, उस बर्तन में हमने क्या कर दिया, पानी को फिलअप कर दिया, और इसको मैंने किसी चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब चूल्हे का काम क्या है, उसको हीट देना। तो इनिशियली क्या होगा कि चूल्हा नीचे से जल रहा है, तो वो बर्तन को वो नीचे से हीट अप करेगा, यानी सबसे पहले जो नीचे वाले एटम्स हैं वो हीट अप होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो कहाँ जाएंगे, वो ऊपर की तरफ जाएंगे, और ऊपर वाले कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, से हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन का नाम दे देते हैं। वैसे कन्वेक्शन जो है वो किस में होता है, वो होता है फ्लूइड्स में, तो वो गैस भी हो सकती है या वो लिक्विड भी हो सकती है। उसके बाद थर्ड मेथड टू ट्रांसफर ऑफ हीट है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब जो रेडिएशन है उसमें हीट ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और यहाँ पर हम जिस वेव्स की बात कर रहे हैं वो हमारे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे देखें, सूरज की रोशनी हमारे पास पहुंच रही है, तो वो कंडक्शन कन्वेक्शन नहीं है, क्योंकि वो तो रेडिएशन है, दर हकीकत EM वेव्स की फॉर्म में हमें जो है वो ट्रेवल करके पहुंचती है। और वो जो रेडिएशन ट्रेवल करते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट को हम c के साथ डिनोट करते हैं। वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। वैक्यूम या एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इतनी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास जो पहुंचती हैं, जैसे मैंने सूरज का आपको एग्जांपल दिया, वो कितनी रफ्तार के साथ पहुंचती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के साथ पहुंचती हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था अबाउट दीज थ्री प्रोसेस। एक एमसीक्यूज मेरे जहन में आ रहा है, वो ये था कि भाई इन तीनों में से फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कौन सा है, जल्दी से बता दें तो हम टेम्परेचर की तरफ मूव करें। फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ऑब्वियसली इट इज अ रेडिएशन। रेडिएशन याद रखिएगा इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। क्यों, क्योंकि उसकी स्पीड को आप देख लें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो याद रखिएगा ये जो रेडिएशन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो आई होप कि आपको हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपने क्या करना है, आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखनी है, जैसे एक्सट्रैक्ट हो गया हीट टू द सिस्टम, गिवन टू सिस्टम, इसके यूनिट्स की कन्वर्जन हो गई, और ट्रांसफर ऑफ हीट के मुतालिक ये जो एमसीक्यू था मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिया। अब हीट, हाँ हीट वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, करेक्ट वन। हीट जो है
वो वैक्यूम से ट्रेवल कर सकती है। उसका एग्जांपल रेडिएशन मैंने आपको बता दिया, सूरज की रोशनी हमारे पास पहुंच रही है, वो वैक्यूम से ही पास होती है। तो याद रखिएगा, हीट ट्रांसफर्स इन वैक्यूम, जो हीट है वो वैक्यूम में भी ट्रांसफर हो सकती है। अब ये तो कुछ हीट के फंडामेंटल पॉइंट्स थी जो हमने यहाँ पर क्लियर कर दी। अब ये जो हीट का रिलेशन है ये कुछ दूसरी मतलब टर्म्स में भी रिलेट होता है, दूसरे टर्म्स में भी आता है। तो उन टर्म्स को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट को, ठीक है। तो द फर्स्ट टर्म दैट वी आर गोइंग टू डिस्कशन राइट नाउ इज स्पेसिफिक हीट। ये कुछ कांस्टेंट टर्म्स हैं, जहन में रख लें। इसमें से कुछ टर्म्स को जो है हम आगे चल के मोर डीपली डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट को। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट वो अमाउंट ऑफ हीट होती है, मैं जस्ट इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस को दी जाती है। जो किसको दी जाती है? 1 kg ऑफ सब्सटेंस को दी जाती है, ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाए। जाहिर सी बात है, अगर हम हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर रेज करेगा। तो उसका जो टेम्परेचर रेज करे वो कितना रेज करे? 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट का जो फार्मूला है हमारे पास, वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है that Q is equal to mc delta T। m क्या है? मास ऑफ अ सब्सटेंस। c क्या है? वही स्पेसिफिक हीट। और डेल्टा T क्या है? चेंज ऑफ अ टेम्परेचर। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट आपने याद करना होगा। उसके बाद हमारे पास एक दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम क्या कहते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या होता है? उसमें हमें ये बताया गया कि भाई जो आपने मास ऑफ सब्सटेंस 1 kg लिया था, अब जो आपने मास ऑफ सब्सटेंस लेना है नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में, और वो कितने के बराबर होना चाहिए? वो 1 मोल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो n की जगह पर हमने 1 मोल कंसीडर किया। अगेन जो टेम्परेचर चेंज हो, यानी टेम्परेचर जो बढ़े, वो कितना बढ़ना चाहिए? 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस, दोनों का चेंज बराबर आता है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट आप उसको देंगे वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलवाएगी। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय आल्सो Q, जिसको हम Q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने उस फार्मूला के अंदर जहां पर m दिया था, अब हमें क्या करना है? अब हमें n दे देना है। तो Q n C डेल्टा T। यहाँ पर जो C है उसको आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम दे सकते हैं। अच्छा, इसके यूनिट्स भी आप यहाँ पर देखते जाएं, अगर मैं एक्सप्लेन करता जाऊं तो इसके यूनिट्स भी बड़े सिंपल हैं। अगर मुझे C का यूनिट चाहिए तो m और डेल्टा T डिवीजन में चला जाएगा, तो इसका यूनिट आ जाएगा जूल पर केजी इंटू केल्विन। इसी तरीके के साथ मोलर स्पेसिफिक हीट यानी SC का यूनिट चाहिए तो n डेल्टा T डिवीजन में चला जाएगा, तो जूल पर n यानी मोल्स और इंटू केल्विन। तो ऐसे हमें इसको सॉल्व कर देना है। उसके बाद इसका एक और जो है वो हीट के साथ रिलेटेड एक और टर्म आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। अब लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो स्टेट को चेंज करे। जो किसको चेंज करे? स्टेट को चेंज करे फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस विदाउट राइज इन टेम्परेचर, यानी कि उसका टेम्परेचर ना बढ़ाए। तो उस वक्त जो अमाउंट ऑफ हीट होती है उसको हम लेटेंट हीट का नाम दे देते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय L, जिसको हम L के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका फार्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू एम एल। m इज अ मास ऑफ सब्सटेंस जो आप लेंगे, Q is amount of heat given to, and L क्या है हमारे पास? latent heat है। अब ये कांस्टेंट जो है वो मतलब वेपोराइजेशन में भी होती है और फ्यूजन में भी होती है, दोनों प्रोसेस में। ये आगे चल के पढ़ेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, मेरा इतना डिस्कशन नहीं है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होता है दर हकीकत। अगर मुझे L का यूनिट चाहिए तो L का यूनिट क्या हो जाएगा? ये मास मल्टीप्लाई कर रहा है, ऐसे रख के डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा जूल पर केजी। तो ये इसका यूनिट और ये इसका फार्मूला, इक्वेशन नंबर 3। तो लेटेंट हीट यानी कि ये अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगी? स्टेट को चेंज करेगी विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज नहीं करेगी यहाँ पर। उसके बाद हीट के साथ रिलेटेड एक और टर्म आता है जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं एंट्रोपी। अब इसमें भी जो है वो हीट का कॉन्सेप्ट आता है। एंट्रोपी इज रिप्रेजेंटेड बाय S। वैसे ये आपके एंट्री टेस्ट सीरीज में टॉपिक नहीं है जो सिलेबस है, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बनता है इस चीज का। इसे हम कहते हैं डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। किसी सिस्टम में जो डिसऑर्डरनेस होती है, जो बिगाड़ आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम हीट का नाम देते हैं। तो अगर मुझे एंट्रोपी का नाम दे देते हैं। तो अगर एंट्रोपी का फार्मूला हमें चाहिए तो वो फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा टी। ये इक्वेशन नंबर 4। इसमें भी मतलब हीट रिलेटेड है।
और अगर आपको S चाहिए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो यूनिट क्या बन जाएगा, जूल पर केल्विन। तो ये इसी तरीके के साथ इसका यूनिट हो गया। एक और टर्म आता है हमारे पास जिसमें हीट रिलेटेड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल कंडक्टिविटी भी बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। थर्मल कंडक्टिविटी भी हम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, लेकिन वहां पर हम कुछ डायमेंशंस को देख लेते हैं। डायमेंशंस मतलब स्ट्रक्चर, आप जिस सब्सटेंस को हीट देंगे उसके डायमेंशंस कैसे होते हैं। तो वहां पर जो हीट का फार्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है के डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है हमारे पास, चेंज ऑफ टेम्परेचर, एंड ए हमारे पास क्या है, उस सब्सटेंस का एरिया, और ये गिवन टाइम, जिस टाइम में हम अप्लाई करते हैं, और डिवाइडेड बाय यूनिट लेंथ। हम यूनिट लेंथ के साथ उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इसमें जो के है उस के को हम क्या कहते हैं, उस के को हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। व्हाट वी कॉल दिस के इज कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इस के को हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। काइंडली रिमेंबर दिस वन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और अगर मुझे जो है इस के की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो आप उनकी वैल्यूज को डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, देखिए ये के चाहिए तो ये एल डिवाइड कर रहा है, इससे मल्टीप्लाई करेगा, डेल्टा टी एरिया टाइम सारे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे जाके डिवाइड करेंगे। तो हमें जो के का यूनिट मिलेगा, मैं डायरेक्ट यूनिट लिख रहा हूँ, तरीका मैंने आपको बता दिया। वो डायरेक्ट यूनिट आपको क्या मिलेगा, वॉट मीटर इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको बेस यूनिट्स में तोड़ें तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा केजी मीटर सेकंड इनवर्स क्यूब एंड केल्विन इनवर्स। आपने करना क्या है, आपने वॉट को तोड़ देना है इसमें जूल पर सेकंड में, फिर आप उसके जो है ना वो बेस यूनिट्स पुट कर सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा दिए, किसकी बुनियाद पर, हीट की बुनियाद पर। स्पेसिफिक हीट हम आगे चल के पढ़ेंगे, और मोलर स्पेसिफिक हीट, इसमें हमारा मजीद डिस्कशन है। लेकिन इन तीनों को याद कीजिएगा, लेटेंट हीट, एंट्रोपी एंड थर्मल कंडक्टिविटी। सॉरी, ये कंडक्शन मैंने लिख लिया, लेकिन ये थर्मल कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको हीट के नहीं, ये मतलब इसमें नहीं है रिलेटेड, हाँ एमडी केट में नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे देना था, तो मैंने यहाँ पर आके एक्सप्लेन कर लिया इन केसेस के अंदर। इज इट क्लियर? हाँ, ये एक दूसरे में जो है ना वो इंटरचेंज हो सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में ये चेंज हो सकती है। चलें, अगर इस चेंज के मुतालिक हम देखें तो मुझे एक ऑब्जेक्टिव ध्यान में आ रहा है। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव जो है मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। वो क्वेश्चन कुछ यूं था कि हमारे पास सर्टेन हाइट से जो है वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वो डायग्राम बनाना चाहूंगा। हमारे पास कोई एक सर्टेन हाइट है, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्टेन हाइट है, और वो सर्टेन हाइट ग्राउंड लेवल से है। वो जो हाइट है उस वो हाइट हमें दी हुई है, वो हाइट हमें दी हुई है 100 मीटर से। यानी 100 मीटर हाइट से क्या कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर वाटर जो है वो फॉल कर रहा है ग्राउंड पर। तो 100 मीटर की हाइट से पानी आया और उसने ग्राउंड पर आके टकराया। ठीक है, तो हमसे सवाल क्या पूछा गया, हमसे सवाल ये पूछा गया कि इफ देयर इज नो एनी लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, यानी कि यहाँ से अगर वाट पानी नीचे की तरफ आ रहा है और नो लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, यानी कि और किसी जो है ना वो एनर्जी लॉस नहीं हो रही, मतलब फ्रिक्शन की वजह से, एटॉमिक अट्रैक्शन की वजह से ये सारी चीजें नहीं हो रही, नो लॉस ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रही, तो हमसे सवाल ये पूछा गया कि व्हाट इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर टेक्स प्लेस इन केस ऑफ वाटर, यानी कि ऊपर जितना टेम्परेचर था और नीचे आके टकराने में जितना टेम्परेचर हो जाएगा, तो टेम्परेचर का चेंज कितना हुआ। देखिए सर्टेन हाइट पर पानी है, तो जब सर्टेन हाइट का केस लेते हैं तो किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, करेक्ट वन, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट हो रही है, पानी के केस में वो किस में कन्वर्ट हो रही है, उसकी हीट कैपेसिटी में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज क्यू। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, mgh, करेक्ट वन। और अभी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मैंने फार्मूला बताया क्यू का, और क्यू का फार्मूला हमारे पास क्या था, mc डेल्टा टी। ठीक है, अब मास मास कैंसिल हो गया, तो डेल्टा टी का मुझे आंसर चाहिए, तो डेल्टा टी किसके बराबर हो गया, जी एच डिवाइडेड बाय सी। सी क्या है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब जी की वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं 10, हाइट कितनी हमारे पास 100, ठीक है, और डिवाइडेड बाय सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू होती है, याद रखिएगा, 4200 इन केस ऑफ वाटर, पानी के केस में। तो ये 20, ये 20 खत्म हो गए, तो इसका आंसर आएगा 10 डिवाइडेड बाय 42।
तो अगर मैं 10 डिवाइडेड बाय 42 कर रहा हूं तो मेरे पास चेंज ऑफ टेम्परेचर आना चाहिए 0.25 केल्विन। सो दैट्स द आंसर। ऐसे आपने सॉल्व कर देंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी थी सर्टेन हाइट पर, तो वो कन्वर्ट हो गई किसमें, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। देखिए मैंने यहाँ पर एंट्रोपी का फार्मूला यूज नहीं किया कि वो सिस्टम की डिस्टर्बेंस को चेक करता है। मैंने लेटेंट हीट का फार्मूला यूज नहीं किया क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो स्टेट चेंज के साथ रिलेटेड होती है। तो मैंने कौन सा फार्मूला यूज किया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला यूज किया। तो कौन सा फार्मूला आपने यूज करना है, ये उस क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन समझने खुद डिसाइड करेगा इन केसेस के अंदर। तो ये छोटा सा हमारे पास इंट्रोडक्शन था अबाउट हीट, कि हीट हमारे पास क्या है, हीट के मुतालिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये सारी अरेंजमेंट हमने चेक कर ली इन केसेस के अंदर। उसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं टेम्परेचर के ऊपर। उसके बाद हम कन्वर्जन के थ्रू जाएंगे कि हमारे पास टेम्परेचर की जो स्केल्स हैं वो आपस में कन्वर्ट कैसे होती हैं। जी, ये हमारे पास कुछ टर्म्स थे, हमने ये डिस्कशन किया, हमने हीट के मुतालिक डिस्कशन किया, और उसके बाद हम चलते हैं टेम्परेचर की तरफ कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर दर हकीकत क्या होता है, कि और हीट को टेम्परेचर को हम आपस में कैसे जो है वो इंडिविजुअल कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। भाई टेम्परेचर जो है उसको आप डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर की डेफिनेशन में लिख सकता हूँ कि टेम्परेचर हमारे पास डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस है। अच्छा, ये जो डेफिनेशन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेफिनेशन आप प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी आप जो है ना वो एसएससी लेवल में आ चुके हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ठीक है। तो वो जो कंडीशन होती है वो थोड़ी सी चेंज हो गई इसकी डेफिनेशन में, और हमारे पास अब जो डेफिनेशन आपने ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जो टेम्परेचर है वो दर हकीकत क्या होता है, वो होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी मॉलिक्यूल्स की कौन सी काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और हीट हमारे पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी थी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल का हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो इसके मतलब हमारे पास ये चीज क्लियर होती है कि जो टेम्परेचर है वो उस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये याद रखिएगा, द टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो टेम्परेचर है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर के कुछ फंडामेंटल टर्म्स हैं जो आपने क्या करने हैं, जहन में रखने हैं। जी, इसको माइक्रोस्कोपिक डेफिनेशन भी कहा जाता है। उसके बाद इसका यूनिट जो है वो केल्विन है, ठीक है। अदर यूनिट्स आपके पास क्या है, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फारेनहाइट आप उसको कह सकते हैं। जब हम ये कुछ टर्म्स यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको आप जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो मैं यहीं पर ही वो चीज डिस्कस करूंगा, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि हमारे पास जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दर हकीकत क्या कहता है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास बड़ा सिंपल सा है। वो कहता है कि आपके पास कोई भी दो फिजिकल सिस्टम है, ठीक है। मेरे पास ये दो फिजिकल सिस्टम है, इसको हम सिस्टम ए का नाम दे देते हैं और इसको हम सिस्टम बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये सिस्टम ए जिसका टेम्परेचर टी ए के बराबर है, ये सिस्टम बी जिसका टेम्परेचर टी बी के बराबर है, ठीक है। क्या कह रहा है कि आपके पास दो सिस्टम है, वो दोनों थर्मल कॉन्टेक्ट में है। थर्मल कॉन्टेक्ट का क्या मतलब है, कि ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस, जिसमें ट्रांसफर ऑफ हीट होती है। तो वो ट्रांसफर ऑफ हीट कहाँ से होती है, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो टी ए अगर मैं टी बी से ज्यादा कर, यानी कि टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी सिस्टम, तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी, ए से बी की तरफ जाएगी। और कितनी हीट जाएगी, जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम ना आ जाए। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए, है ना। थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ, दैट टी ए इज इक्वल टू टी बी, दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाए, सेम हो जाए। याद रखिएगा, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, ठीक है। यानी कि किसी किस्म की कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती। अगर हीट ट्रांसफर ना हो तो आप समझ जाएं कि जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में तीन चीजें क्लियर होती हैं, टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए, हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस चीज में। तो अगर अभी हम क्या करें, अगर अब हम ये इस थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर जो जीरो लॉ को क्या करती है, फॉलो करती है। अब इसके अंदर हम कोई थर्ड सिस्टम लेके आ रहे हैं, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, थर्ड सिस्टम जो किसके साथ कांटेक्ट में है, बी के साथ कांटेक्ट में है। तो मैं बी के साथ एक थर्ड सिस्टम कांटेक्ट में ला रहा हूं, सिस्टम जिसका टेम्परेचर टीसी के बराबर है। तो अब कंडीशन कुछ यूं है कि अगर टेम्परेचर ए का और टेम्परेचर बी का आपस में क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक है।
और टेम्परेचर बी का, जो बी का टेम्परेचर है और सी का टेम्परेचर वो भी आपस में बराबर होने चाहिए। यानी ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर के बराबर हो गया तो थर्मल इक्विलिब्रियम बन गई, और बी का टेम्परेचर सी के बराबर आ गया तो वो भी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में बन गए। तो ऑटोमेटिकली जो ए और सी है उन दोनों का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये एक लाइक अ मैथमेटिक्स प्रॉपर्टी होती है, आप शायद पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास आई थिंक कोई डिस्ट्रीब्यूटिव या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, इनके साथ रिलेटिव कर सकते हैं इन केसेस के अंदर। तो इन कंडीशंस को आपने क्या करना है, इन कंडीशंस को आपने अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि भाई अगर हमारे पास दो सिस्टम है, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और इन दोनों में से कोई एक ऐसा सिस्टम है जो किसी तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो पहले वाला और जो मतलब थर्ड वन है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो इन कंडीशंस को याद रखिएगा अबाउट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आई होप कि आपको जीरोथ लॉ समझ में आ गया होगा इन कंडीशन के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर के स्केल्स की, टेम्परेचर के कन्वर्जन ऑफ स्केल्स भी आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, बड़ी सिंपल सी अरेंजमेंट है। आपके पास 3 स्केल्स होती हैं जो एक दूसरे में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। तो चलें कन्वर्जन ऑफ स्केल्स की तरफ मूव कर लेते हैं जी। इसमें 3 सिस्टम होते हैं, और जब पहले वाले दो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाए और सेकंड वन किसी थर्ड वन के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो फर्स्ट वन और थर्ड वन आपस में क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। उसके बाद हम मूव करते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर स्केल्स आप उसे कह दें। ठीक है, तो ये हमारे पास टेम्परेचर स्केल्स का हमारे पास टॉपिक है। अच्छा, याद रखिएगा जो टेम्परेचर स्केल्स हैं वो आपके पास 3 है। ठीक है, और टेम्परेचर स्केल्स मैं यहाँ पर बना देता हूँ, उसके बाद हम फिर कन्वर्जन की तरफ हम चलते हैं। तो ये पहली टेम्परेचर स्केल हम कर लेते हैं, इसको सेकेंड वन का नाम दे देते हैं, और ये हमारे पास थर्ड वन है। तो ये 3 टेम्परेचर स्केल्स हैं। एक को हम डिग्री सेल्सियस का नाम दे देते हैं, एक को हम फ़ारेनहाइट कह देते हैं, और एक हमारे पास होती है केल्विन। ठीक है, केल्विन के ऊपर डिग्री की सैम्पल नहीं होती क्योंकि ये एब्सोल्यूट 0 है, लेकिन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के ऊपर हम दे देते हैं। अच्छा, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट केल्विन में 2 फिक्स पॉइंट्स होती हैं जिनको हम लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट का नाम दे देते हैं। ठीक है, इस सेल्सियस में जो लोअर फिक्स पॉइंट होती है उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस का नाम दे देते हैं। फ़ारेनहाइट में जो होती है उसको आप 32 फ़ारेनहाइट का नाम दे देते हैं, और जो केल्विन में होती है, केल्विन को हम कितनी देते हैं, 273 केल्विन का नाम दे देते हैं। इसी तरीके के साथ जो डिग्री सेल्सियस में अपर फिक्स पॉइंट होती है उसको आप 100 का नाम दे देते हैं। जो फ़ारेनहाइट में होती है वो कितनी होती है, वो होती है 212, और जो केल्विन में होती है वो कितनी होती है, 373। दरहकीकत ये पानी की जो है ना वो फ्रीजिंग और जो है वो वेपोराइजेशन पॉइंट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी फ्रीज होता है या आइस मेल्ट होता है आप कह सकते हैं। इसी तरीके के साथ 32 पर भी होता है, इस तरीके के साथ 273 पर भी होता है, लेकिन वो फ़ारेनहाइट और केल्विन में होते हैं। ऐसे ही 100 पर वेपोराइज होता है तो फ़ारेनहाइट में 212 पर होता है, और केल्विन पर कितने पर होता है, 373 पर। जल्दी से इसकी कन्वर्जन का एक जनरल फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फार्मूला बड़ा सिंपल है। वो ये होता है कि किसी भी स्केल का आप नाम लिखेंगे। ठीक है, कोई भी एक स्केल होगी जिसका नाम लिखेंगे, उसको माइनस करेंगे किसकी, उसकी लोअर फिक्स पॉइंट के साथ। ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, नंबर ऑफ डिविजन्स के साथ। यानी कि वो जो दो मैंने आपको पॉइंट्स बताई थी ना, उन दोनों के बीच में डिविजन्स होती हैं, उसके साथ हम उसको डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही आपके पास कोई दूसरी स्केल होगी, सेम ही अरेंजमेंट है, ये माइनस कर देंगे लोअर फिक्स पॉइंट और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, नंबर ऑफ डिविजन्स के साथ। अच्छा, डिविजन्स यहीं पर ही निकाल लेते हैं। देखें, वो 0 से स्टार्ट हुआ था, 100 पर जाके खत्म हुआ, तो डिविजन्स कितनी बनी आपके पास, 100। इसी तरीके से 32 से स्टार्ट हुआ, 212 पर खत्म हुआ, तो 180 आपको जो है वो नंबर ऑफ डिविजन्स मिल गई। केल्विन में लोअर 273 अपर 373 है, तो कितनी आपको नंबर ऑफ डिविजन्स मिली, 100 मिली। तो अब अगर तीनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो स्केल का नाम सी की लोअर फिक्स पॉइंट कितनी है, 0, डिविजन्स कितनी है, 100। फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो एफ, इसको माइनस करेंगे किसके साथ, माइनस करेंगे 32, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है, 180। और केल्विन को देखा जाए तो केल्विन, उसकी लोअर फिक्स पॉइंट कितनी है, 273, और नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है, 100। ये ऑब्जेक्टिव आता है कि कौन सी स्केल है जिसमें नंबर ऑफ डिविजन सेम है। तो याद रखिएगा केल्विन और डिग्री सेल्सियस में नंबर ऑफ डिविजन सेम। इन नंबर ऑफ डिवीजन सेम होने की वजह से, इन नंबर ऑफ डिवीजन सेम होने की वजह से इन दोनों स्केल का चेंज भी आपस में बराबर आता है। कैसे बराबर आता है, अब सुनिएगा।
अगर स्केल्स आपस में कन्वर्ट हो तो ये फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला, अगर स्केल्स आपस में कन्वर्ट हो। लेकिन अगर स्केल की कन्वर्जन हो जाए, स्केल के चेंज की कन्वर्जन हो जाए, चेंज की कन्वर्जन की, तो उसका फार्मूला भी आप याद कर लें। उसका फार्मूला क्या होता है कि भाई चेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 is equal to change of temperature in Fahrenheit scale divided by 180 जो नंबर ऑफ डिविजन्स है, is equal to change of temperature in Kelvin divided by 100 जो नंबर ऑफ डिविजन्स है। तो ये दो फार्मूला आपने ध्यान में रखने। फर्स्ट वन जो फार्मूला है वो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर चेंज होती हैं, ठीक है। जो दूसरा फार्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया वो स्केल्स की चेंज, स्केल की जो चेंज है वो आपस में कन्वर्ट होती है। तो पहले में कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, सॉरी कन्वर्जन ऑफ स्केल्स, दूसरे में उन स्केल्स की चेंज आपस में कन्वर्ट होती है। अब अगर डिग्री सेल्सियस और केल्विन को आपस में कन्वर्ट जो है ना चेंज उसकी देखी जाए, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 is equal to change of temperature in Kelvin scale divided by 100। तो ये 100 आपस में खत्म हो जाएगा, तो जवाब हमें क्या मिलेगा? जवाब हमें ये मिला कि चेंज ऑफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज ऑफ टेम्परेचर इन केल्विन। वो जो मैंने पीछे डेफिनेशन बताई थी ना आपको स्पेसिफिक हीट या मोलर स्पेसिफिक हीट में, तो मैंने क्या समझाया था, मैं आपको शो करके दिखा दूं। इसमें मैंने क्या कहा था, देखें 1 केल्विन आर 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस आर 1 केल्विन, वो मैं आर क्यों लिख रहा था? इसी वजह से लिख रहा था क्योंकि दोनों का जो टेम्परेचर का चेंज है वो आपस में बराबर है। तो याद रखिएगा ये दो स्केल्स हैं जिनका चेंज आपस में क्या होता है, बराबर होता है, फ़ारेनहाइट में नहीं होता। तो काइंडली रिमेंबर दिस वन, फ़ारेनहाइट में ये चीज नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में जो है ना वो, या डिग्री सेल्सियस जो डिग्री फ़ारेनहाइट है उसको आप केल्विन में एक दूसरे के साथ आप क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो वो मैं रिलेशन भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ इसी बोर्ड पर ही। तो ये मैं इसको लाइन ड्रॉ करके यहीं पर नीचे समझा देता हूँ आपको। देखिए अब क्या होगा, अब अगर मुझे चेंज अगेन डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का चेंज कॉन्सेप्ट समझना हो, तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने सबसे पहले डिग्री सेल्सियस का चेंज लिख दें, डिग्री सेल्सियस चेंज, और इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। और अब मैं फ़ारेनहाइट का लिख दूं तो चेंज ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, 180 के साथ। ये 180 जीरो खत्म कर दें, जीरो खत्म कर दें, 18 मल्टी डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा डिग्री सेल्सियस को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा कि चेंज ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट जो है, चेंज ऑफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट किसके बराबर है, वो बराबर है, ये 18 ऊपर चला जाएगा तो 18 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 1.8 आंसर आ जाएगा। और ये चेंज ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, यानी कि अगर आपको चेंज ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया जाए तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 1.8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है आपने, 1.8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मैंने पीछे चेंज ऑफ टेम्परेचर 1 बता रहा था, तो अगर फ़ारेनहाइट में चाहिए तो वो 1.8 होने वाला है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1.8 कर देंगे आप, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो आपने क्या करना है, इन चीजों में अंडरस्टैंड करना है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जल्दी से ले लें। अभी जो है मैंने यहाँ पर डिस्कशन करना है अबाउट जीरो केल्विन के बारे में, जिसको आप एब्सोल्यूट जीरो का नाम भी दे सकते हैं इसी केस के अंदर। अच्छा चलें, अभी हम थोड़ा सा एब्सोल्यूट जीरो के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो क्या कॉन्सेप्ट होता है। बड़ी सिंपल सी अरेंजमेंट है अबाउट एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो में हमें ये बताया गया कि भाई एब्सोल्यूट जीरो एक वो टेम्परेचर है जिसमें मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, वो वैनिशेस हो जाती है, खत्म हो जाती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाए, या आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल मोशन बिकम सीज, जो मॉलिक्यूल का मोशन है वो क्या हो जाए, वो सीज हो जाए, खत्म हो जाए, मॉलिक्यूलर मोशन सीज, ठीक है। तो अगर मॉलिक्यूल का मोशन खत्म हो जाए तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। और वो कितने का टेम्परेचर होता है, वो होता है 0 केल्विन का, ठीक है। ओके, 0 केल्विन का, ओके याद कर लें तब भी ठीक है। अब ये जो 0 केल्विन है इसको आप डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको आप फ़ारेनहाइट में भी दे सकते हैं। तो ये डिग्री सेल्सियस में आपको कितना आंसर देगा, -273 डिग्री सेल्सियस। ये 0.15 भी होता है, आप लिखें ना लिखें कोई बड़ा इफेक्ट नहीं है इसमें। तो 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस, या ये कितने के बराबर होता है, ये बराबर होता है -460 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर आपने इसकी कन्वर्जन करनी हो तो आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे अगर मैं 0 केल्विन को कन्वर्ट करूं तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, स्केल माइनस ओवर फिक्स पॉइंट,
तो स्केल में 0 है और लोअर फिक्स पॉइंट जो है ना केल्विन की कितनी होती है 273 मैंने आपको बताई। नंबर ऑफ डिवीजन केल्विन में कितनी होती है 100 और अगर डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो C-0 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो 100 में खत्म कर देंगे, ये -0 खत्म हो जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा, तो डिग्री सेल्सियस में कितना आपको आंसर मिला -273 डिग्री सेल्सियस में। तो इसी तरीके के साथ आप इसके अरेंजमेंट को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है जिसमें हमने क्या करना है, इन जो ना पर्सपेक्टिव को समझना है। उसके बाद कुछ एमसीक्यू जैसे आ जाते हैं कि भाई कौन सा टेम्परेचर है जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग देते हैं। ठीक है, वो भी अरेंजमेंट में आपको बता देता हूँ, उसको सोल्यूशन का तरीका भी समझा देता हूँ ताकि अगर ऐसा कोई एमसीक्यू आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, वो दर हकीकत -40 होता है जिसमें टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं। तो अगर दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एट व्हाट टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस है वो कितने के बराबर आना चाहिए, फ़ारेनहाइट के बराबर आना चाहिए। आप अज्यूम कर लें कि अगर यहाँ पर 10 आएगा तो यहाँ पर भी 10 आएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर 20 आएगा तो यहाँ पर भी 20 आएगा, यहाँ पर 30 आएगा तो यहाँ पर भी 30 आएगा, मुझे पता नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर डिग्री सेल्सियस पर x आ जाए तो फ़ारेनहाइट पर भी कितना आएगा, x आएगा। तो अब कन्वर्जन स्टार्ट करें। सेल्सियस हम नाम लिखते हैं तो x माइनस उसकी लोअर फिक्स पॉइंट, तो सेल्सियस की लोअर फिक्स पॉइंट कितनी है 0। नंबर ऑफ डिविजन कितनी होती है सेल्सियस में 100। फिर फ़ारेनहाइट में तो फ़ारेनहाइट भी x लिखेंगे और फ़ारेनहाइट की लोअर फिक्स पॉइंट कितनी होती है 270, सॉरी लोअर फिक्स पॉइंट होती है इसकी 32। ठीक है, 32 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन कितनी होती है 180। 0 इसका खत्म कर दें, 0 इसका खत्म कर दें। 5 जो ना वो, हाँ 5 की टेबल इस पर नहीं, 5 की टेबल नहीं जाएगी, इस पर जाएगी 2 की टेबल। ठीक है, तो 2 की टेबल 10 पर कितनी मरतबा जाएगी, 5 मरतबा जाएगी, और 18 पर कितनी मरतबा गई, 9 टाइम्स गई। तो 9 को इस साइड लेके जाएं और 5 को इस साइड लेके जाएं। 9 को देखें, 0 तो खत्म हो गया, 9 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बिकम 9x। ये 5 इस x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 5x माइनस 5 32 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 140। ये प्लस का 5x उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो 9x माइनस 5x और इस साइड क्या बचा -140। अब 9x से अगर 5x जाएंगे तो कितना जवाब आएगा 4x, जो किसके बराबर हुआ -140 के बराबर हुआ। तो x का आंसर आपको क्या मिलेगा -140 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 की टेबल अब अगर हम माइनस जो है ना 140 पर लगाएं तो कितने मरतबा जाएगी, नहीं सॉरी ये 160 होना है, सॉरी 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 इट्स माय मिस्टेक, ये 160 होना है, तो मैं इसको कर लेता हूँ ये 160, और यहाँ पर जो है इसको भी आपने 160 कर देना है, तो ये 160 है, दर हकीकत ये 140 नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आपने 1 जो है वो 60 कर देना है, ये रहा 160। अब आप इसको 160 कर दें। ठीक है, तो अब आपने क्या करनी है, इस पर टेबल लगा देनी है -160, ये रहा -160, और -160 पर अगर हम 4 की टेबल लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा -40 डिग्री। यानी कि -40 वो टेम्परेचर है जिसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। डिग्री सेल्सियस और केल्विन बराबर नहीं हो सकते क्योंकि नंबर ऑफ डिविजन दोनों में सेम है। ठीक है, हाँ फ़ारेनहाइट और केल्विन की आप अरेंजमेंट इसी तरीके के साथ निकालेंगे जैसे मैंने आपको समझाया। तो एब्सोल्यूट 0, और ये ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम आंसर देते हैं कौन से रीडिंग पर, -40 रीडिंग पर। तो आई होप कि आपको टेम्परेचर स्केल्स की कन्वर्जन इतनी ज्यादा डिस्कशन नहीं है, वो आपने एक फार्मूला ध्यान में रखना है तो आप उसको इजीली डिस्कशन कर सकते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैंने आपको बताया जो थर्मल इक्विलिब्रियम पर काम करता है। ठीक है, दर हकीकत जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस होती है ना उनमें हम ये चीजें ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं इन केसेस के अंदर। तो ये कुछ फॉर्मेशंस दी जो अभी हमने क्या कर लिया आपके सामने कंप्लीट कर ली इन केसेस के अंदर। उसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं इंटरनल एनर्जी के बारे में कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है दर हकीकत वो हमारे पास क्या होती है। इज इट क्लियर, एब्सोल्यूट 0 और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होती है, ये तो क्लियर है, इतनी डिफिकल्ट नहीं थी जी। तो चले हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, और हम जो नेक्स्ट मूव कर रहे हैं वो हमारे पास है अबाउट इंटरनल एनर्जी, कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है। अच्छा पीछे पीछे अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन लेट्स मूव टुवर्ड्स इंटरनल एनर्जी वरना। ओके सो नाउ आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये सारी चीजें। इंटरनल एनर्जी की तरफ हम मूव कर लेते हैं। इंटरनल एनर्जी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इंटरनल एनर्जी हम किसे कहते हैं, इंटरनल एनर्जी हम कहते हैं सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जीज। ठीक है, सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी, सम ऑफ
ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी। भाई जितने भी किस्म की जो है वो मॉलिक्यूलर एनर्जी होती हैं किसी सिस्टम के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर जितनी मॉलिक्यूलर एनर्जी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम इंटरनल एनर्जी का नाम दे देते हैं। तो इंटरनल एनर्जी इज व्हाट? सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी। जितनी भी मॉलिक्यूलर एनर्जी हैं उनका सम अगर हम करेंगे तो हम उसको इंटरनल एनर्जी का नाम दे देते हैं। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो मैं काइनेटिक एनर्जी भी मॉलिक्यूलर्स की बात करूंगा, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी भी दर हकीकत हम यहाँ पर क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर की ही बात करेंगे। तो ये दोनों का सम किसके बराबर होगा? इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय यू। इंटरनल एनर्जी को हम किसके साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं? यू के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास दो गैसेस होती हैं, एक होती है रियल गैस, एक होती है आइडियल गैस। ठीक है, अब जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी गैस के अंदर, मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी गैस के अंदर वो किसकी वजह से होती है? वो होती है ड्यू टू मोशन। ये तो आपको पता है, ठीक है, ड्यू टू मोशन। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम के अंदर या मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो किसकी वजह से होती है? वो होती है ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बीच में भी हमारे पास क्या होगी? उनके बीच में भी हमारे पास अट्रैक्शन होगी। तो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एनर्जी पजेज होती है एटम्स के बीच में, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो अगर हम बात करें रियल गैस की, तो रियल गैस में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन भी होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो रियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ रियल गैस। ठीक है, लेकिन अगर हम डिस्कशन करना चाहें आइडियल गैस के बारे में, तो आइडियल गैस की कंडीशन हमारे पास बड़ी सिंपल है कि जो आइडियल गैस होती है उसमें नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसमें किसी किस्म की कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं होती एटम्स के बीच में। अगर एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गई? जीरो के बराबर हो गई। तो आइडियल गैस में जो टोटल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, वो किसके बराबर हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। और अभी हमने काइनेटिक एनर्जी को एज अ टेम्परेचर के केस में पढ़ा, ठीक है। तो आप सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। जब हम किसी भी आइडियल गैस को आके क्या करें? डिस्कशन करें। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। याद रखिएगा इस चीज को, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। राइट डाउन हियर इंटरनल एनर्जी की जो, वैसे तरह की कदम इंटरनल एनर्जी को मेजर नहीं करते, हम इंटरनल एनर्जी की चेंज को मेजर करते हैं। लेकिन आप उसको कह सकते हैं वर्बली। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड किस पर करती है? वो जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंटरनल एनर्जी के मुतालिक। कुछ मजीद पॉइंट्स को हम देख लेते हैं यहाँ पर। मजीद पॉइंट हमारे पास ये है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। अब स्टेट फंक्शन क्या है? स्टेट फंक्शन कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, जो भी आप कहें, जो किस पर डिपेंड करते हैं? जो किसी भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। जो किसी भी सिस्टम की इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। और जो इंटरनल एनर्जी है डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती। याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। और जो हम पाथ की बात करते हैं ना, यहाँ पर पाथ की, पाथ का बड़ा सिंपल सा मकसद है मेथड। मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसका मेथड क्या है? तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, यानी कि ये पाथ या मेथड पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पर। जैसे अभी मैं एक डायग्राम बनाऊं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, यहाँ पर मैं जो है वो किसी स्टेट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पर एक गैस है जिसकी इनिशियल स्टेट ये है और इसकी फाइनल स्टेट ये है। तो अगर आप इनिशियल से फाइनल स्टेट इस पाथ में जाएं, ठीक है, इनिशियल से फाइनल स्टेट इस पाथ में जाएं, तो पाथ 1 ले लें, पाथ 2 ले लें, तो ना ये पाथ 1 पर डिपेंड करेगी इंटरनल एनर्जी, ना पाथ 2 पर डिपेंड करती है। इस पाथ का मतलब क्या है? मेथड। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब क्या है? मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। यानी कि आप किस मेथड के साथ वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो इस चीज पर डिपेंड नहीं, बल्कि वो किस पर डिपेंड करती है? इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। अगर किसी भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट डिपेंड सेम हो, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो, तो इंटरनल एनर्जी सेम होगी। इंटरनल एनर्जी क्या होगी? सेम होगी, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो। अगर इंटरनल एनर्जी सेम हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी,
तो इंटरनल एनर्जी की चेंज किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो ये कुछ कंडीशंस याद कीजिएगा। उसके बाद जो इंटरनल एनर्जी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनर्जी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इस पर हम मजीद डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर पर, है ना, यानी कि मिकदार कितना है किसी गैस का किसी सिस्टम के अंदर, तो डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि एक्सटेंसिव वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किस पर डिपेंड करती हैं, डिपेंड्स अपॉन, वो डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर। यानी कि किसी सिस्टम के अंदर जो मैटर हमने फिक्स किया है, जो हमने गैस फिक्स की है, उसका अमाउंट कितना है, तो वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर पर। तो इंटरनल एनर्जी यस डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, याद रखिएगा। किसी सिस्टम में अगर इंटरनल एनर्जी जो है, ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, किसी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन 0 हो जाए, इसका क्या मतलब है कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है, और उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव। किसी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी जो है अगर वो लेस देन 0 आ जाए, तो मतलब ये हुआ कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर इंटरनल एनर्जी ग्रेटर देन 0 हो जाए तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, अगर इंटरनल एनर्जी लेस देन 0 हो जाए तो इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। तो इंटरनल एनर्जी के मुतालिक जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो अभी हमने जो है यहाँ पर डिस्कशन कर लिए। अगर हम इंटरनल एनर्जी बात करें डिफरेंट गैसेस की, तो डिफरेंट गैसेस के फॉर्मेशन में डिफरेंट मिलती है। जैसे मोनो एटॉमिक में वो होती है ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, और अगर डाई एटॉमिक माइन करें तो वो ट्रांसलेशनल भी होती है, रोटेशनल भी होती है, वाइब्रेशनल भी होती है, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मेशन हैं अबाउट इंटरनल एनर्जी जो आपको इन केसेस में जहन में रखनी है। इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या है, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है। हाँ, स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल, याद रखिएगा, अगर इनिशियल और फाइनल दोनों सेम हैं तो इंटरनल एनर्जी सेम है, ठीक है। और अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है या सेम है, तो इंटरनल एनर्जी की जो चेंज है वो किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो वी हैव क्लियर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग इंटरनल एनर्जी, हमने इंटरनल एनर्जी के मुतालिक ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर दिया। चलें अब इंटरनल एनर्जी के मुतालिक एक दो एमसीक्यूज कर लेते हैं। शुड आई इरेज दिस वन, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। देखिए अभी हमने एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट लिया और इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लिया। नेक्स्ट हम मूव कर लेते हैं एक दो ऑब्जेक्टिव्स की तरफ इंटरनल एनर्जी के मुतालिक। वो ऑब्जेक्टिव्स आपको जो है वो फिर इंटरनल एनर्जी के लिए क्लियर करेंगे कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी क्या होती है। हाँ, मोनो और डाई का मैं समझा देता हूँ कि मोनो की फॉर्मेशन में क्या होता है। जैसे मोनो के केस में बता दूं मैं आपको, जैसे हीलियम है, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस में होती है, इंटरनल एनर्जी इन मोनो एटॉमिक गैस, इंटरनल एनर्जी किस गैस की हम बात कर रहे हैं, मोनो एटॉमिक की। तो फिलहाल मैं मोनो एटॉमिक की बात कर रहा हूँ, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही एटम होगा, मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन ओनली। किसकी वजह से होती है, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। दर हकीकत काइनेटिक एनर्जी में ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये होती है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन के अलावा। अब ट्रांसलेशनल मोशन क्या है वो तो आप पढ़ चुके हैं वैसे भी ऑलरेडी, तो उसको मजीद डिस्कशन में नहीं लेके आते। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर इंटरनल एनर्जी हमें डाई एटॉमिक की गैस में चाहिए, ठीक है, तो डाई एटॉमिक गैस हमारे पास कौन सी, जस्ट लाइक हमारे पास जैसे नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास डाई एटॉमिक गैस में आ जाती है। तो अब अगर हम डाई एटॉमिक गैस की बात करें और डाई एटॉमिक गैस की फॉर्मेशन में हम चेक करना चाहें, तो डाई एटॉमिक गैस के अंदर हमारे पास ये जो है वो ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है। इंटरनल एनर्जी डाई एटॉमिक गैस में ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन भी होती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमारे पास ड्यू टू रोटेशनल मोशन भी होती है, यानी कि इसके अंदर जो एटम्स हैं दो आपस में कनेक्टेड है, वो रोटेशनल मोशन भी कर सकते हैं। और एक हाई टेम्परेचर पर, बिल्कुल हाई टेम्परेचर पर इनका वाइब्रेशनल मोशन भी होता है। तो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी या जो वाइब्रेशनल मोशन होता है वो हाई टेम्परेचर पर होता है, लेकिन वो भी पजेज कर सकता है। यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर हो तब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी या वाइब्रेशनल मोशन आ जाता है। तो इंटरनल एनर्जी मोनो और डाई के लिए ऐसे ही हमें कुछ याद करनी होती है। दर हकीकत ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहलवाती हैं, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स होते हैं जो इन केसेस में यूज करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब हम मोलर स्पेसिफिक हीट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इंटरनल एनर्जी के मतलब जितनी थ्योरीज थी वो थ्योरी को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं, अच्छा इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने डिस्कशन नहीं किए, तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव की तरफ हम चलते हैं। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये बनता है कि हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम कोई भी आप एक कर्व बनाना चाहें तो हमारे पास ये एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम के अंदर हमारे पास एक गैस है जो कैसे जा रही है, हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्शन बना देता हूँ, कुछ ऐसे गई, ठीक है। उसके बाद वो जो गैस है कुछ इस फॉर्मेशन में हमने उसने चेकअप किया, फिर वो गैस कुछ ऐसे ऊपर की तरफ गई, फिर वो गैस कुछ ऐसे चली आई। तो ये वैसे अजीब बन गया, लेकिन चलें, तो इसको मैं यहाँ से क्लियर मिला देता हूँ, इसी तरीके के साथ इसको यहाँ से मिला लेते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि व्हाट इज चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इन दिस ग्राफ। इस ग्राफ के अंदर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या है, तो देखें इस सिस्टम के अंदर वो जो सिस्टम हुआ है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। सबसे पहले वो यहाँ पर आया, उसने एक्सपेंशन की, कंप्रेशन की, वो दरहकीकत प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है, तो उसको चीज हम नहीं देख रहे, हम सिर्फ कर्व की बात कर रहे हैं। उसके बाद वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आया, फिर कुछ इस तरीके से आया, फिर कुछ इस तरीके से गया। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है दोनों की। अगर इनिशियल और फाइनल सिस्टम सेम होती हैं तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्यों? बिकॉज इट इज अ स्टेट वेरिएबल, ठीक है। ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। तो अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इस केस के अंदर जीरो के बराबर है। इसी तरीके के साथ अगर क्वेश्चन को चेंज किया जाए और क्वेश्चन को कुछ ऐसा किया जाए कि अगर आपके पास यही सेम कर्व ही है, ठीक है, आपके पास यही सेम कर्व है, लेकिन ये सेम कर्व आपके पास है सर्कुलर ग्राफ के अंदर। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ एरोस शो कर देता हूँ, ये और ये ए पर आया और ए पर जाके खत्म हुआ। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो अगेन इंटरनल एनर्जी इसकी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी की जो चेंज है वो किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। देखिए वो कुछ अलग फिगर बना रहा है, ये कुछ अलग फिगर बना रहा है, तो मैंने पहले बता दिया इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, पाथ के इंडिपेंडेंट ही है हमारे पास। तो इसके अंदर भी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट और उसकी जो चेंज है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। इसी तरीके के साथ हमारे पास एक और तीसरा कर्व ये भी हो, ये कर्व आते हैं तभी मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इन कर्व्स को। तो वो कर्व कुछ इस तरीके से बने, ठीक है, वो ट्राइंगल की शेप बना दे। अगर ये कर्व ट्राइंगल की शेप बना रहे हैं और अगेन यही अगर मैं नंबर ऑफ एरो शो कर दूं ऐसे, फिर ऐसे, फिर वो वापस लौटा ए वाली पॉइंट पर, तो इसी के अंदर भी इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी की जो चेंज है वो किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर। तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन होती है, ठीक है, लेकिन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। जी आइडियल गैस जो है ना, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो रियल से अलग होती है। ऐसे आइडियल गैस है नहीं हमारा टॉपिक, लेकिन बता देता हूँ कि जो आइडियल गैस होती है वो एक इक्वेशन को जो है वो फॉलो करती है। आइडियल गैस वो इक्वेशन कौन सी होती है, वो इक्वेशन ये होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये एक इक्वेशन होती है जो आइडियल गैस फॉलो करती है। और अगर हम रियल गैस के अंदर इस इक्वेशन को फॉलो करवाना चाहें, रियल गैस को, तो रियल गैस नो डाउट इस इक्वेशन को फॉलो करती है, लेकिन वो किस पर करती है, वो करती है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। अगर हमारे पास लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर होगा तो जो रियल गैस होगी वो कैसे बिहेव करेगी, एज एन आइडियल एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। इस पर कैसे होता है वो हम मजीद डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है, आपने इन्फॉर्मेशन को जो है ना वो जहन में रखना है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें आपने क्या करना है, जिनमें आपने इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास केस क्लियर होता है अबाउट इंटरनल एनर्जी। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिसमें हमने जो है वो इंटरनल एनर्जी को आगे डिस्कस कर लिया इन केसेस के अंदर। इज इट क्लियर? ओके। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हुई क्लियर इन टर्म्स के ऊपर। उसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं वर्क इन थर्मोडायनामिक्स में, कि भाई जो थर्मोडायनामिक्स में वर्क है वो किस चीजों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनके अंदर जो ग्राफ है उन ग्राफ को भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो है वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। ये सारे टर्म्स आपको ध्यान में रखने, जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें अगेन यूज ही होने वाली है। तो चलें नेक्स्ट पेज की हम तरफ चलते हैं और हमारे पास जो है टॉपिक है वो है वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स में हम वर्क किसको कहते हैं, बड़ी सिंपल सी अरेंजमेंट है कि जो वर्क होता है थर्मोडायनामिक्स के अंदर वो किसको डिस्कस करता है, वो डिपेंड करता है प्रेशर वॉल्यूम को जो है ना वो डिफाइन करता है। तो अगर हम वर्क डिफाइन करना चाहें किसमें, थर्मोडायनामिक्स में, तो वो किसको डिफाइन करता है, वो डिफाइन करता है प्रेशर वॉल्यूम को डिफाइन करता है। वो किसको डिफाइन करता है, प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। तो प्रेशर वॉल्यूम को वो चीज क्या करता है, डिफाइन कर देता है।
और इसी तरीके के साथ अगर हमारे पास वर्क की इक्वेशन हमें चाहिए तो वर्क की जो इक्वेशन होती है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। जो किसके बराबर होती है, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर और वॉल्यूम की चेंज के अंदर अगर हम कोई ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, अंदर हम क्या करें, कोई ग्राफ बनाएं, तो जो एरिया होता है उस ग्राफ के अंदर, ठीक है, उस ग्राफ के अंदर क्या हो, एरिया, ठीक है। और लेकिन बात क्या है कि उस ग्राफ के अंदर कौन सी चीज शामिल हो, हमें ये चीज देखनी है। तो एरिया ऑफ पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम के जो एरिया होगा वो किसको शो करेगा, वो शो करेगा वर्क। अब ये एरिया कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको थर्ड में समझाया था, ठीक है। तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम, ये वी वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, ये पी क्या है, वॉल्यूम। याद रखिएगा इस चीज को भाई, बड़ा सिंपल सा तरीका है अगर हम इस चीज को भी डिटरमाइन करना चाहें। देखें अगर हम यूनिट को देखें, तो ये प्रेशर, ये वॉल्यूम है, ठीक है। यूनिट से पता चल जाएगा आपको। प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, और पास्कल किसके बराबर होता है, पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एम आई करेक्ट? ओके। तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, चाहे चेंज हो चाहे वॉल्यूम हो, मीटर क्यूब। अब मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब के 2 पावर में खत्म हो जाएगा, तो बाकी जवाब क्या आएगा, न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर है, जूल के, तो जूल वर्क का यूनिट है। तो एरिया अंडर पीवी डायग्राम शोज द वर्क डन। पीवी डायग्राम का जो एरिया है वो वर्क को शो करता है। भाई मुख्तलिफ कुछ कर्व्स हैं, उन कर्व्स को समझना होता है। अगर हमारे पास कोई एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो तो उसके अंदर हमारे पास पीवी डायग्राम ऐसे ही फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मुख्तलिफ कर्व्स के अंदर हम इन सारी चीजों को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन केसेस के अंदर। जैसे अभी अगर हम पीवी डायग्राम बनाना चाहें, ठीक है, तो मैं यहाँ पर पीवी डायग्राम बना देता हूँ। तो ये हमारे पास एक पीवी डायग्राम है जिसके अंदर हम कांस्टेंट प्रेशर को शो कर रहे हैं। ये एक कर्व है जो कांस्टेंट प्रेशर को शो कर रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली लाइन को हम प्रेशर कह देते हैं, नीचे वाली लाइन को वॉल्यूम कह देते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम तो आगे की तरफ जा रहा है ना, यानी बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो इस कर्व के अंदर आपको जो एरिया मिलेगा वो एरिया किसको शो करेगा, वो एरिया शो करेगा वर्क डन को, जो किसके बराबर है, प्रेशर इनटू चेंज ऑफ वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन डिपेंड्स अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वर्क ज्यादा होगा, अगर चेंज इन वॉल्यूम नहीं होगा तो वर्क नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस केस में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, आप नंबर ऑफ एरो को देखेंगे, सिर्फ एरो को देखिएगा, ये एरो इस साइड जा रहा है तो वॉल्यूम आगे की तरफ जा रहा है, यानी वॉल्यूम इंक्रीजेस। याद रखिएगा इफ वॉल्यूम इंक्रीज, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, एक्सपेंशन हो रही है। और जब एक्सपेंशन होती है तो वहां पर वर्क को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। तो पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब है, एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन यानी कि वॉल्यूम इंक्रीज हो। इसी तरीके के साथ एक और कर्व हो जाए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ठीक है, तो ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है, लेकिन वो कर्व कुछ ऐसे हो जाए, ऐसे जो ऊपर की तरफ लाइन जाए। तो ऊपर की तरफ लाइन में प्रेशर तो चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो इसका क्या मतलब हुआ कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम की जो चेंज है वो किसके बराबर है, वो जीरो के बराबर है। अगर वॉल्यूम की चेंज जीरो के बराबर है तो वर्क डन भी किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ऐसे प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ऐसे प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उस प्रोसेस के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो उसे हम आइसोकोरिक कहते हैं। और आइसोकोरिक में वर्क डन क्या होता है, जीरो हो जाता है, चाहे बाय द सिस्टम हो चाहे ऑन द सिस्टम हो। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा यानी कि ना एक्सपेंशन होने वाली है ना कंप्रेशन होने वाली है। तो ये कुछ फॉर्मेशन आपने ध्यान में रखनी है। इस केस में हाँ, प्रेशर कांस्टेंट हो सकता है, प्रेशर चेंज भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो प्रेशर की जगह पर हम जो है वो डेल्टा की सिंबल यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने क्या करना है, इन चीजों के अंदर ध्यान में रखने। तो ये फंडामेंटल टर्म्स हुए यहाँ पर कंप्लीट अबाउट वर्क डन, कि हम वर्क डन किस तरीके के साथ फाइंड कर सकते हैं अगर हमें इन चीजों को जो है वो रिलेट करना हो। अब वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव किसी डायग्राम के अंदर जो है हम उसकी रोटेशन की बुनियाद पर पहचानते हैं कि आइदर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो चलें मैं यहाँ पर वो चीजें आपके साथ एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अच्छा, एक और कर्व भी है हमारे पास। अगर यही डायग्राम एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन में बन जाए, जैसे ये है पीवी डायग्राम, ठीक है, लेकिन वो किसी ट्रायंगल की शेप में बना ऐसे, तो हमारे पास जब वो रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाया था उसने, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, एक अच्छी सी ड्राइंग बना लेते हैं, ये वाली। ओके ओके। तो जब हमने स्क्वायर या रेक्टेंगल पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा कि भाई जो वर्क डन है वो किसके बराबर है, वो बराबर है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम।
लेकिन ट्राइंगल है तो हम इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो अभी जो आपको वर्क डन मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, 1/2 प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो आपने ऐसे फाइंड करना है। वो चेंज इन प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। तो यहाँ पर प्रेशर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर मैं डेल्टा यूज कर देता हूँ, तो प्रेशर भी चेंज हो सकता है। तो 1/2 हम पुट कर देंगे ट्राइंगल के केस में। अब किसी भी सिस्टम के अंदर, जैसे मैं अभी आपको बता दूं यहाँ पर ही कि मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ। ये देखिएगा, ये एक प्रेशर है, ये वॉल्यूम का कर्व है, ये सारे एमसीक्यूज हैं, ठीक है। इनको मजीद जो है ना वो जहन में रखिएगा काइंडली। ये वॉल्यूम में बना देता हूँ यहाँ पर, ये प्रेशर बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक क्लोज्ड फिगर बना देता हूँ ऐसे ऐसे। अच्छा, क्लोज फिगर में वर्क डन जीरो नहीं है, याद रखिएगा। क्लोज्ड फिगर में वर्क डन जीरो नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर एरो में शो कर देता हूँ, एक एरो ऐसे बना देते हैं, एक एरो ऐसे, एक एरो ऐसे और एक एरो ऐसे, सेम पॉइंट पर वापस लौटा। इंटरनल एनर्जी की चेंज जीरो है लेकिन वर्क डन जीरो के बराबर नहीं है, याद रखिएगा। अब इसी तरीके के साथ हम एक और डायग्राम बना देते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो ये प्रेशर और ये वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम। अगेन हम सेमी कर्व बना लेते हैं लेकिन हम एरो को जो है ना वो डिफरेंट शो कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एरो को जो है वो इस डायरेक्शन में शो कर देता हूँ ऐसे। ये अपोजिट हो गए इसमें, हाँ ये इसके अपोजिट हो गए। चलें, अब ये हमें ये बताना है कि भाई वर्क डन पॉजिटिव कहाँ पर है, नेगेटिव कहाँ पर है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये जो आपको ये वाला ग्राफ नजर आ रहा है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज प्रोसेस है। देख लें, क्लॉकवाइज रोटेशन चल रही है। अगर आप क्लॉक को देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज होगी। तो क्लॉकवाइज के अंदर आपको जो वर्क मिलेगा वो हमारे पास क्या है, उसका पॉजिटिव आंसर है। वर्क का आंसर क्या है, पॉजिटिव। तो क्लॉकवाइज आपको क्या मिलेगा, वर्क बिकम्स पॉजिटिव। इसी तरीके के साथ अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, क्या हो जाए, अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज हो जाए, अभी जो ये कर रहे हैं हमारे पास, तो एंटी क्लॉकवाइज में आपने क्या करना है, वर्क को एज ए नेगेटिव कंसीडर कर देना। तो यहाँ पर आपने वर्क को क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव। तो वर्क पॉजिटिव कहाँ पर होगा, नेगेटिव कहाँ पर होगा, आपने सिर्फ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को देखना है। तो अगर क्लॉकवाइज हो तो क्या कंडीशन है, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो क्या कंडीशन। तो इन चीजों को आप यहाँ पर ऐसे अंडरस्टैंड कर। अगर एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है, अगर आपके पास एक्सपेंशन हो रही है तो आप वर्क डन को क्या करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और वर्क डन तब पॉजिटिव होगा जब वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो, वर्क डन इज डन बाय द सिस्टम। अगर आपके पास कंप्रेशन हो रही है, ठीक है, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर ऑन द सिस्टम हो रहा है तो वर्क को हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं इन केसेस के अंदर। तो ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये ग्राफ जो है इनको आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस आउट करनी है, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करनी है। उसके बाद ही जो है आप इन सारी फॉर्मेशन को समझ सकते हैं केसेस के अंदर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे फॉर्मेशंस। अब उसके बाद जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कल पढ़ेंगे और हम स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट को डिस्कस करेंगे, तो हम मजीद जो है मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर वर्क डन को देखेंगे कि वर्क डन किस प्रोसेस में ज्यादा होता है, किस प्रोसेस में कम होता है। कुछ कांस्टेंट टर्म्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें हम आगे चल के क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अब आपसे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।